Good afternoon, respected teachers and my friend. My name is Uchit Rawat and I am from Lucknow. I am pursuing B Pharma from Hajia Institute of Pharmaceutical Education and Research. Today I am presenting here the topic epilepsy. So I start with the definition. What is epilepsy? Epilepsy a brain disorder. ये देखते हैं. एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर है ब्रेन सेल का जो कि कॉज करता है रिकरेंट सीजर्स. आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं. एपिलेप्सी इज अ मेडिकल कंडीशन विच मेनली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. मीन्स एपिलेप्सी एक बीमारी है जो कि नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है. दूसरी बात, जनरली इट्स सिम्टम्स अकर वेन एवर एनी डिसऑर्डर अकर इन द ब्रेन सेल मे बी जेनेटिक इन्फ्लुएंस, हेड ट्रॉमा, इन्फेक्शन, डिसीज. दूसरी बात, जब हमारे ब्रेन सेल डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सी देखने को मिल सकती है. एपिलेप्सी में आल्सो बी लीड एट अ एबनॉर्मल बिहेवियर लाइक. पहला पॉइंट है इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट. मीन्स ना चाहते हुए भी पैर हाथ का कांपना भी सिम्टम्स है. सेकेंड वन इज अनयूजुअल परसेप्शन. सुनना, चलने, बोलने, देखने की क्षमता भी कम हो जाती है. थर्ड पॉइंट इज अ डिस्टर्ब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. मीन्स आदमी अपने होश भी खो सकता है इन द सिचुएशन ऑफ एपिलेप्सी. आइए देखते हैं. एपिलेप्सी इज जनरली टाइप्स देख लेते हैं हम लोग. They are categorized in two parts, partially and generalized seizure. तो पहला देख लेते हैं partially seizure. The cortical discharge begin locally and remain localized depending upon the region being affected. Symptoms may vary. Means abnormal electric activity जिस जगह से निकल रही होती है वहीं तक सीमित रह जाती है. जैसे जैसे एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी पैदा होती है उसी तरह हमारे सिम्टम्स बदलते रहते हैं इन पार्शियल सीजर्स में. इसके कुछ 3 पॉइंट हैं वो देख लेते हैं. इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. मीन्स इनमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है. सेकेंड वन इज एबनॉर्मल सेंसरी एक्सपीरियंस. मीन्स आँख से देख नहीं पाएंगे, कान से सुन नहीं पाएंगे, मुंह से बोल नहीं पाएंगे. फिर थर्ड वन इज ऑटोनोमिक डिस्चार्ज और इफेक्ट ऑन मूड एंड बिहेवियर. मीन्स आदमी का मूड और बिहेवियर दोनों चेंज हो जाता है इन पार्शियल सीजर्स में. सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड टाइप देख लेते हैं जनरलाइज सीजर्स. द होल ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड. इसमें पूरे दिमाग इन्वॉल्व रहता है. लीड टू इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. मीन्स जनरलाइज सीजर्स में ये होता है कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी पूरे दिमाग में देखने को मिलती है. एक बार ये जब एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो इसके वजह से आदमी विद इन सेकेंड अपना होश खो देता है. ये हैं 2 टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी. तो देखते हैं इसके एपिलेप्सी के कॉजेस देख लेते हैं हम लोग. एपिलेप्सी का पहला पॉइंट है स्ट्रोक. सेकेंड वन इज ब्रेन ट्यूमर. Third one is brain infection. Third one is head injuries. And fourth one is loss of oxygen to the brain. Fourth one is genetic influence. And last one is parental injuries. Means एपिलेप्सी कहाँ कहाँ से कॉज हो सकती है. स्ट्रोक से हो सकती है, ब्रेन ट्यूमर से हो सकती है, ब्रेन इन्फेक्शन से हो सकती है. कैसे हो सकती है देख लेते हैं. हेड इंजरीज मतलब head injuries resulting from the road accident or by any means can lead to epilepsy. means का मतलब ये है कि दिमाग में अगर चोट लगती है फिर वो चाहे रोड एक्सीडेंट से आई हो या फिर किसी के मारने से, तो इसके वजह से भी हमारा हेड में इंजरी हो सकती है. जब हमारा ब्रेन डैमेज भी हो सकता है जिसकी वजह से एपिलेप्सी देखने को मिलती है. फिर आता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन. मीन्स सम टाइम ब्रेन में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से भी एपिलेप्सी देखने को मिल सकती है. फिर आता है जेनेटिक इन्फ्लुएंस.
There are many patients who get the epilepsy from their families, means the epilepsy. For example, एक परदादा थे, उनको एपिलेप्सी था, जिसके बाद एक परनाती है, उसको भी एपिलेप्सी हो जाता है। तो ये भी एक जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली को भी एपिलेप्सी हो सकता है, क्योंकि उनके जीन्स में भी चलता चला आ रहा है। तो जिसकी वजह से पूरी फैमिली को भी एपिलेप्सी कॉज कर सकता है। फिर लास्ट वन इज पेरेंटल इंजरी। पेरेंटल इंजरी मीन्स देयर आर मेनी फैक्टर दैट कैन कॉज डैमेज टू द ब्रेन ऑफ बेबी। सम फैक्टर आर इन्फेक्शंस इन मदर, पुअर न्यूट्रिशन। मीन्स अगर पेट में कोई बच्चा है तो ऐसे में कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। जो सम फैक्टर्स आर इन्फेक्शंस इन मदर, मीन्स अगर माँ के अंदर कोई बीमारी या इन्फेक्शंस है तो इसकी वजह से बच्चे के ब्रेन पर भी असर पड़ता है। फिर इसके बाद है पुअर न्यूट्रिशन। अगर इस मदर सही अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग पर भी असर पड़ता है और वो भी एपिलेप्सी के दौरे भी इसे पड़ सकते हैं। फिर एपिलेप्सी के साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है एनेक्सिटी, स्टेरिंग, वीकनेस, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जर्किंग एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। ट्रीटमेंट पॉसिबल है। In the treatment of epilepsy, most of the time we have to use anti-epileptic drugs. These are the 4 tablets. पहला है टिग्रेटॉल 200 mg, फ्लेटबॉल 200 mg, जोरेंटाइन 200 mg, कैप्रा 200 mg। फिर लास्ट ऑप्शन जो हमारा होता है ट्रीटमेंट का, वो होता है सर्जरी, जो कि वीडियो EEG के माध्यम से किया जाता है। सर्जरी 80% पॉसिबल नहीं होती है। देख लेते हैं कि ये टैबलेट कैसे दी जाती हैं। पहले हम लोग लेस क्वांटिटी में ड्रग को देंगे, देन वी हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ड्रग। फिर ये चारों टैबलेट कैसे काम करती हैं देख लेते हैं। जब न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक वेव प्रोड्यूस हो रही होती हैं तो इसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए इन सब टैबलेटों का यूज़ किया जाता है। देखते हैं कि 80% सर्जरी क्यों नहीं होती हैं। क्योंकि ये पॉसिबल इसलिए नहीं है, जब हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रही है, हमें नहीं पता कि कौन सा पार्ट है जहाँ पर इंजरीज हुई है। अगर पता चल भी जाए, इफ़ वी हैव टू फाइंड द पार्ट ऑफ ब्रेन विद द हेल्प ऑफ EEG, देन वो ब्रेन का मेन पार्ट हुआ तो कैसे निकाल लेंगे। तो यही सब देखते हुए यही रीज़न है कि 80% सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है इन द केस ऑफ एपिलेप्सी। फिर देख लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी। इसमें पहला पॉइंट है हमारा फिजिकल एग्ज़ाम, न्यूरोलॉजिकल, सेकेंड वन इज न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम, थर्ड वन इज ECG, and fourth one is blood test, and fifth one is imaging test, and sixth one is EEG। मीन्स इसमें पहला पॉइंट में डायग्नोसिस कैसे होती है, पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, फिर न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम होते हैं, फिर ECG होता है, फिर हमारा ब्लड टेस्ट होता है, फिर इमेजिंग टेस्ट किया जाता है, फिर EEG किया जाता है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है पैथोजेनेसिस ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, जो दिमाग होता है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ये सारे के सारे न्यूरॉन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं एंड जुड़कर बनाते हैं एक सर्किट, जिसमें कोई न्यूरॉन स्टिमुलेट होते हैं, और ये सब होते हैं जेनेटिक इन्फ्लुएंस, हेड ट्रॉमा, ब्रेन कंडीशन, इन्फेक्शियस डिसीज़, जो कि स्टिमुलेट करती हैं न्यूरॉन्स को। और तो ये लिखा है, वंस व्हेन द न्यूरॉन इन द सर्किट इज स्टिमुलेटेड
then it start transmitting wave of excitation to the neuron that are synaptically interconnected. एक बार जब न्यूरॉन सर्किट में स्टिमुलेट हो रहे हैं, देन वो वेव ऑफ एक्साइटेशन ट्रांसमिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। एक बार जब वेव ऑफ एक्साइटेशन को भेजना स्टार्ट करते हैं तो उनकी वजह से बनते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल डेपोलराइजिंग शिफ्ट। जब एक बार डेवलपमेंट हो जाता है प्रॉक्सिमल डेपोलराइजिंग शिफ्ट का, जिसकी वजह से बनते हैं ब्रस्ट इन न्यूरोनल नेटवर्क बिगेन। हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी देखने को मिलती है या डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं जब एक बार एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी हमें देखने को मिलते हैं सीजर्स, कन्वल्यूशन, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पैथोजेनेसिस ऑफ एपिलेप्सी।